कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम आगे चलते हैं। 19वां जो आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस 19(1) के क में हम पढ़ रहे थे और उसके 19(1) के क में पढ़ते पढ़ते हमें यह पता चलना था अब इसके ऊपर युक्त निर्बंधन को किस प्रकार से लगाया जाता है और क्या क्या कारण रहते हैं कि उस आर्टिकल को थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समय के लिए उसके प्रभाव को रोक देते हैं। तो कई सारे कारण रहते हैं, जिसमें से एक कारण रहता है राज्य की संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता के आधार पर मैं क्या करके समझा दूंगा। विदेशी मित्र के साथ संबंध के आधार पर, ये बातें लिखिए, राज्य की संप्रभुता के आधार पर, विदेशी मित्र के साथ संबंध के आधार पर। दूसरा, न्यायालय की अवमानना के आधार पर। लोकहित या जनहित के आधार पर, हम ये कह सकते, लोकहित या जनहित के आधार पर। इसी के बाद एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, शिष्टाचार के आधार पर। ये 5 प्रमुख हम बता रहे हैं। संप्रभुता, कभी कभार एक शब्द आता है एकता एवं अखंडता के आधार पर भी। तो मतलब कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से किस आधार पर 19(1) का क को हम युक्त आधार पर निर्बंधित कर सकते हैं। तो उसमें कुछ आधार दिए रहेंगे, क्या एकता अखंडता के आधार पर, राज्य की संप्रभुता के आधार पर, विदेशी मित्र के साथ संबंध के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर, लोक जनहित के आधार पर, लोकहित या जनहित के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर। मतलब आपको बोलने की आजादी, ऐसी आजादी नहीं कि आप अपने ही देश के खिलाफ बोल दे, आप अपने देश के खिलाफ दुष्प्रचार करें। आपको ये भी ऐसा बोलने की, ऐसे क्रियाकलाप करने की आजादी नहीं है कि देश की एकता अखंडता को भी क्या करे, आप चोट पहुंचा। ये भी थोड़ी सी बात यह ध्यान में रखें। साथ में आपको इस प्रकार की बातें बोलने की भी आजादी नहीं है कि आप विदेश में भारत के जिन देशों के साथ में मित्रवत संबंध है, उस संबंध में कहीं ना कहीं आपकी बातों के कारण तलखी आ जाए, उस संबंधों में क्या आ जाए, तलखी आ जाए। तो इस आधार पर भी आपको बोलने की आजादी, अर्थात 19(1) के तहत आपकी जो आजादी है उसको 19(2) के तहत निर्बंधित किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, मतलब आपको बोलने की तो आजादी है, परंतु न्यायालय के द्वारा कभी अगर जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट के खिलाफ जाने की आजादी नहीं, उसके खिलाफ बोलने की आजादी नहीं। आप अपील कर सकते हो, अगर हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो आप उसके खिलाफ में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं करने की जगह पर आप अपील कर सकते, पर अधिक विरोध करोगे तो कहीं ना कहीं 19(2) जो है आपको वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। लोकहित, जनहित, मतलब आपको गाली गप्पा, शिष्टाचार, जो ये दोनों बातें, ये सब को ध्यान में रखकर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को क्या किया जा सकता है, युक्त निर्बंधन किया जा सकता है। तो ये 5 से 6 कारण हमने बताए। इन कारणों को आप जरूर एक तरफ लिख के रखिएगा। कभी कभार इसके ऊपर प्रश्न बनने की हमेशा संभावना रहती, खासकर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, और कभी कभार जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में भी। अब इसी के बाद में एक संघ बनाने की आजादी बोला गया है, स्वतंत्रता, और एक है सम्मेलन करने की। तो आपको संघ बनाना या सम्मेलन करने की आपको आगे दिखाई देंगी। 19(1) का जो ख है, ये आपको ये कह रहा है कि आप सम्मेलन कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। आप सम्मेलन करने के साथ में विरोध भी कर सकते हो।
पर एक शब्द लिख दिया, शांति पूर्वक। ये आर्टिकल 19(1) का 2 ये बात कहता है। पर सम्मेलन करना, हाँ चलो सम्मेलन करने की आजादी है, पर हर जगह हर कंडीशन में सम्मेलन करने की आजादी नहीं रहती। विरोध करना शांतिपूर्वक, तो ये आपको आजादी, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा अपनी बातों को रखने की आजादी कहा जाता है, तभी तो लोगों का तंत्र, जनता का शासन। ये दोनों बातें आर्टिकल 19(1) के ख में कही गई, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर भी युक्तियुक्त निर्बंधन है। तो भैया सम्मेलन करने की आजादी है, तो मतलब आपको देश की एकता अखंडता को, यदि कोई सम्मेलन, राज्य की एकता अखंडता को कोई सम्मेलन यदि कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है, तो उस सम्मेलन को रोका जा सकता है। विरोध आप कर सकते हो, परंतु विरोध वहीं तक के हो सकता है जहां तक के दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो। मतलब इसी में आता है क्या, हड़ताल या बंद, ये भी आर्टिकल 19(1) के ख में आता है क्या। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया था, जिसमें कहा था कि मौलिक अधिकार वहीं तक के होते हैं जहां तक के वो दूसरे के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन ना करे। देखिए, सम्मेलन करने की आजादी मतलब आप सम्मेलन कर रहे हो, परंतु ये कहा दिया गया है कि फलाना जगह पर 144 धारा लगाई गई है न्यायालय के द्वारा, क्योंकि उस कंडीशन में उस जगह पर यदि सम्मेलन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां उस सम्मेलन में आने वाले लोगों के जीने मरने के अधिकार से कहीं ना कहीं उन्हें वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है कि वहां पर शायद मृत्यु हो सके, शायद कोई हमला हो सके, क्योंकि आर्टिकल 21 भी क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। तो मतलब आपके जीवन जीने का अधिकार जो है वो 19(1) के ख के अधिकार की तुलना में ज्यादा बड़ा है। तो इस समय में ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखकर आपके जो आर्टिकल 19(1) का ख है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हड़ताल के संबंध में भी ये कहा गया था कि आप बंद वगैरह नहीं बुला सकते। तो ये जो बंद वगैरह बुलाया जाता है ये असंवैधानिक माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। इसी के बाद में 19(1) का जो ग है वो कहता है कि आपको संगठन बनाने एवं उसे चलाने का भी अधिकार है। इसमें एक शब्द जोड़ा गया, वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में सहकारी समिति। सहकारी समिति का भारतीय संविधान में 3 जगह पर उल्लेख है, एक 19(1) का ग, एक 43 का ख और 243 का ZH से लेकर ZT तक के। यहाँ पर 3 जगह पर भारतीय संविधान में सहकारी समिति का उल्लेख है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, संगठन बनाने एवं उसे चलाने की आजादी। संगठन बनाना है ये आजादी है, परंतु इसमें यह भी ध्यान में रखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी युक्तियुक्त निर्बंध है। देश की एकता अखंडता और लोकहित के आधार पर इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा और ये 3 आर्टिकल जरूर आप साइड में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनने में कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के बाद में अगर हम बात करें आगे, तो आर्टिकल 19(1) का घ जो आगे आर्टिकल है वो कहता है कि हमारे देश के नागरिकों को भारत में कहीं पर भी घूमने का, भारत में कहीं पर भी घूमने का, भारत में, मैं एक शब्द बोल रहा हूं भारत में। आर्टिकल 21 जो है वो विदेश में बोलता है, और जो आर्टिकल 19(1) का घ है वो कहता है, आर्टिकल 19(1) का घ ये कहता है भारतीय नागरिकों को भारत में, कहां पर बेटा, भारत में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 19(1) का घ। आर्टिकल 19(1) का घ कह रहा है, परंतु इसके ऊपर युक्ति निर्बंधन भी है 4 में।
उसने कह दिया है कि भैया राज्य की एकता, अखंडता, राज्य की एकता, अखंडता, लोकहित या जनहित के आधार पर क्या किया जा सकता है, इस अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। जैसे आप अगर इसके पहले एक आपने ना इनर लाइन परमिट नाम सुना होगा। यह हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां की कुछ जनजातियां हैं जो अपनी संस्कृति के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है और हिंसक है। यदि भारत के शेष भारत के लोग अगर यहाँ पर जाते हैं तो वो मानते हैं कि भारत ये हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप, और इसके कारण क्या है, वो लोग हिंसक होकर वारदातों को अंजाम देते। इसलिए भारतीय संविधान में कुछ बातों को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। मतलब आपको पूरी जगह पर घूमने की तो आजादी है, परंतु उस नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, जैसे आप मणिपुर जाओगे, आप मिजोरम जाओगे, आप नागालैंड जाओगे, तो वहां पर आपको इनर लाइन परमिट लेना ही पड़ेगा। ऐसा ही जनजातीय क्षेत्रों में, शेष भारत की जनजातीय क्षेत्र जो है वहां पर भी आपको अगर सीधे प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहती। ये सब के विषय में आर्टिकल भाग नंबर 10 और आर्टिकल 244 से लेकर 244 क तक के इसके विषय में अच्छे से बताया गया। साथ में कहीं पर अगर कोई कंडीशन ऐसी है जैसे कि आपको हर जगह घूमने की आजादी है, परंतु देश की एकता, अखंडता, तो मतलब आप संसद भवन में सीधे मुंह उठा के नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल है, कुछ सुरक्षा के संबंध में कुछ टेंशन भरा माहौल रहता है, तो वहां पर आपको जाने की आजादी नहीं है कि आप सीधे बोल दो कि भैया आर्टिकल 19 एक के घ के तहत मुझे जाने की आजादी है। परंतु अगर जाने की आजादी में आप एक ही चीज पढ़े तो दूसरी भी चीज पढ़िए कि उसके ऊपर युक्त क्या लगाया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये हो गया 19 एक का घ। इसी के बाद में आता है 19 एक का घ के बाद ण। तो 19 एक का ण कहता है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता भारत और अमेरिका में थोड़ी सी अलग है। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्थायी रूप से निवास कर सकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जिस राज्य में है उसी राज्य में निवास कर सकता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिए। स्थायी रूप से निवास कर सकता है, अस्थायी रूप से भी रह सकता है। जैसे अभी वर्करों ने पलायन किया अपने मूल निवास में, कहाँ रहते थे, गुजरात, कहाँ रहते थे, कर्नाटका, कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र, कहाँ रहते थे, तेलंगाना, कहाँ रहते, आंध्रा। अब वो कहाँ गए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मतलब हमारे देश में एकता को बांधने के लिए इस बात को रखा गया ताकि क्षेत्रवाद ना फैले। पर कभी कभार एकता, अखंडता, लोकहित, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते। आप अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में क्या नहीं कर सकते, आप सीधे क्या नहीं कर सकते, वहां पर जाकर निवास नहीं कर सकते। आप पर्यावरण के लिए संरक्षित किए गए क्षेत्र में आप क्या नहीं कर सकते, निवास नहीं कर सकते। आप पर्यावरण के लिए संरक्षित जो किए जाते हैं क्षेत्र, उसको 3 क्षेत्र कहा जाता है, कोर, बफर और आउटर। आप जो आउटर क्षेत्र है वहां पर तो निवास कर सकते, परंतु बफर और कोर क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्यावरणीय हितों के कहीं ना कहीं विपरीत है। तो मतलब आर्टिकल 19 एक का ड आपको निवास करने की स्वतंत्रता तो देता है ताकि राष्ट्र की एकता कहीं ना कहीं बंधे रहे, लोग कहीं ना कहीं भाईचारा के भाव को, बंधुत्व के भाव को ले। परंतु राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकहित या जनहित या पर्यावरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 19(4) के तहत क्या लगाया सकता है, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद में आता है आर्टिकल 19 एक का च, जिसे हटा दिया गया। इसके विषय में हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 31 क, ख, ग और ड, घ, ये 4 आर्टिकल हम इस सब में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप 19 एक का च, यह संपत्ति का अधिकार था और इसे बाद में 300 क में जोड़ दिया गया और विधिक अधिकार हो गया। अब ये जजमेंट आया था
और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कहा था कि संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है और मानवीय अधिकार होने के कारण कोई भी जो राज्य है वो संपत्ति के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीन सकता है। और मतलब एक और एक्ट था जो पहले से चला आ रहा था, जिसमें एक बात कही गई थी, अगर कोई भूमि पर कोई व्यक्ति 12 साल से लगातार लंबे समय तक के रहता है तो वो भूमि उसकी मान ली जाती है। यदि उस भूमि पर उसका अधिकार नहीं होता है, दोनों में डिस्प्यूट हो जाता, राज्य के उसके ऊपर अधिकार जमा सकता है। तो इस बातों को लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो संपत्ति का अधिकार एक मानवीय अधिकार है जिसे विधिक कार्रवाई के माध्यम से ही आप ले सकते हो, ठीक है, अन्य माध्यमों से नहीं ले सकते। इसी के बाद में 19(1) का जो 6 है, ये 6 बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय, व्यवसाय करने का अधिकार। व्यवसाय करने का अधिकार का मतलब यह है कि भैया आपको कोई भी नौकरी पानी करने का अधिकार। तो मतलब एक इंजीनियर डॉक्टर बन का काम कर सकता है, एक डॉक्टर इंजीनियर का काम कर सकता है, एक मैकेनिक जो है वो साइंटिस्ट का काम कर सकता है। मतलब ये प्रिडिक्शन अगर कोई लगा रहा है तो गलत। यहां पर व्यवसाय करने का अधिकार है, परंतु उसके युक्तियुक्त निर्बंधन में सीधे सीधे बात कह दी गई है कि इसके लिए, अगर व्यवसाय करने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है तो राज्य इस न्यूनतम योग्यता को निर्धारित करके व्यक्ति को व्यवसाय करने के अधिकार दे सकता है। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल 19(1) के 6 की बात, और उसमें ही आपको बता दिया गया कि न्यूनतम योग्यता को निर्धारित कर सकता है। जैसे डॉक्टर बनना है तो भैया आपको सर्जन डॉक्टर बनना है तो मतलब मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए। यदि आपको मैकेनिक के क्षेत्र में जाना है तो कम से कम मिनिमम आपको इंजीनियर कहीं बैचलर होना चाहिए। जो मैकेनिक के क्षेत्र में आपने इंजीनियरिंग की हो, यह आपको होना चाहिए। यदि आप कोई मेडिकल खोलना चाहते हो तो सबसे अच्छा आपको फार्मा के बारे में जानकारी है, उसके बारे में आपके पास डिप्लोमा है ना। तो मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते। व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं कि आप शराब की दुकान ही खोलते थे। शराब की दुकान अगर खोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अधिक शराब की बिक्री होगी, और अधिक शराब की बिक्री कहीं ना कहीं लोकहित और जनहित को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जनहित के विपरीत होंगी बातें, एकता अखंडता को कहीं ना कहीं समाप्त करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर उसमें युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। ये यहाँ तक की अगर आपको बात क्लियर हो गई है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो जाने के बाद में हमें एक चीज पता चल गया कि आर्टिकल 19 में कौन कौन सी बातें थी। उसमें एक प्रश्न था, क्या घूमने के अधिकार में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को भी क्या इसमें आजादी है। तो बंबई हाईकोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया था कि अगर ये जनहित के विपरीत है और इसके कारण बीमारियां हो रही है तो इसके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। मैं ये बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वर्तमान में पेंडेमिक एक्ट जो 1897 का था, जिसके तहत कोई अगर व्यक्ति कोविड-19 के कारण बीमार है और वो स्प्रेड कर रहा है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे आर्टिकल 19 का जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मुझे घूमने की आजादी दी गई, वो उस घूमने की आजादी मुझे दी गई है। तो उसमें आप ये ध्यान में रखिएगा, युक्तियुक्त निर्बंधन भी है। मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं फलाना मंदिर में जा रहा था, मैं फलाना मस्जिद में जा रहा था, फलाना दुकान में जा रहा था, ये मुझे घूमने की आजादी है। पर भैया ये इस एडवर्स कंडीशन में कोई ये नहीं बोल, इसके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये बात को आप थोड़ा अच्छे से अपने मन में, जहन में डाल के रखिए। इसी के बाद में मुझे आपको ये एक और चीज बताना है जो आपको समय समय पर आगे चलकर पता चलते रहेंगी। परंतु एक और बात यह है कि आर्टिकल 19 जो है वो कभी कभार अन्य कारणों से भी वो क्या होता है, निलंबित होता है। जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल में मैंने एक शब्द बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां पर दिए, भाग 4 में दिए गए, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के। और इस आर्टिकल में जो कही गई बातें हैं वो कह रही है कि भैया राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लाने के लिए इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा। पर क्या है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लाने की जब बात कर रहा है तो मतलब वहां पर न्याय लाने की बात कर रहा है जहां पर पहले से अन्याय हो रहा था। तो मतलब उस अन्याय होने वाले क्षेत्रों को ज्यादा वो प्रायोरिटी देगा।
और जब वो ज्यादा उस क्षेत्र को प्रायोरिटी देगा तो मतलब जहां पहले से न्याय हो रहा था उससे कम प्रायोरिटी देगा, मतलब प्रायोरिटी कहाँ हो रही है, ज्यादा यहाँ पर हो रही है। तो मतलब आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो व्यक्ति ले देकर पहुंच जाता था, जब भी राज्य डीपीएसपी को प्रभावी बनाता था व्यक्ति पहुंच जाता था कि मेरा आर्टिकल 14 का क्या हो गया, हनन हो गया, आर्टिकल मेरा 19 का क्या हो गया, हनन हो गया साहब, मेरा आर्टिकल 31 का क्या हो गया, हनन हो गया साहब। एक के पास 500 एकड़ भूमि है, एक के पास या 500 लोगों के पास में 50 एकड़ भूमि है, तो मतलब किसका ज्यादा हनन हो रहा है, भूमि के कारण किसका ज्यादा दबन हो रहा है, कौन प्रताड़ित हो रहा है। तो भैया जब भूमि को बांटा गया तो व्यक्ति पहुंच जाता था आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 को लेकर। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसके पहले आर्टिकल 31 का ख जिसको पहले ही संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया था, और आर्टिकल 31 का जो ग था उसको 25वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया था। और ये आर्टिकल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पर अभी आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कि आर्टिकल 31 ग के संबंध में 1973 के केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जब जब आर्टिकल 31 का ग आता है तब तब, या ऐसा उन्होंने दूसरी भाषा में समझे, जब जब आर्टिकल 31 के ग में कही गई बातें जिसमें आर्टिकल 39 का ख और आर्टिकल 39 का ग प्रभावी होने की बात को राज्य कार्य करने के रूप में प्रभावित करने की कोशिश करता है, उस समय में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। तो मतलब जब भी आर्टिकल 31 में जो बातें बोलेगी बस इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर मैं आर्टिकल कम से कम 2 घंटे का मैं लेक्चर बनाऊंगा, आर्टिकल 31 क, ख और ग। तो ये जब भी प्रभावी होते खासकर 31 ग, तो उस समय आर्टिकल 14, 19 और 31 क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, मतलब निलंबित हो जाता है। इसी के साथ में एक और आर्टिकल याद रखिएगा, वो आर्टिकल है 352, और 352 जो है वो आपातकाल के संबंध में है, इमरजेंसी के संबंध में, राष्ट्रीय आपातकाल। मैं शब्द बोल रहा हूँ राष्ट्रीय आपातकाल, एक रहता है राष्ट्रपति शासन और एक रहता है वित्तीय आपातकाल। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधारों पर लगता है, एक रहता है युद्ध, एक रहता है बाह्य आक्रमण और एक रहता है आंतरिक अशांति। पहले आंतरिक अशांति की जब पहले था, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया सशस्त्र विद्रोह, इसे जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। पहले 3 शब्द थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द का बहुअर्थ होने के कारण जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, तो उस बात को ध्यान में रखकर मुरारजी देसाई या जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया बेटा, वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया। अब इसमें एक बात कही गई है, ये 2 शब्द जो युद्ध और बाह्य आक्रमण के माध्यम से जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 358 सीधे सीधे प्रभावी हो जाएगा, और उसके प्रभावी हो जाने के साथ में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। इतनी बातें केवल ध्यान में रखिएगा। मतलब निलंबित होने के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता या शिष्टाचार, लोकहित, जनहित, न्यायालय की अवमानना, परंतु उसके अलावा भी 31 क, ख, ग, खासकर ग कब जोड़ा गया, 25वें संविधान संशोधन 1971 में, और खासकर 352 मतलब आपातकाल, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर जब लगाया जाता है तो 358 सीधे सीधे जागृत हो जाता है और 19 क्या हो जाता है, निलंबित। इसके अलावा मुझे और सारी बातें इसी में बतानी रहती, परंतु मैं आगे और सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे, परंतु ये सब पर मैं लेक्चर आगे जो जो पोर्शन आते रहेंगे वहां पर मैं बनाऊंगा। केवल अभी ये ध्यान में रखिए थोड़ी सी बातें। तो प्रश्न ये कि सबसे पहले अभिव्यक्ति की आजादी को निलंबित कितने आधारों पर किया जा सकता है। दूसरा, वेश्यावृत्ति या एड्स से पीड़ित व्यक्ति या वर्तमान में कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर घूम रहा है और ये कह रहा है कि उसे घूमने की आजादी है, क्या है, घूमने की आजादी है 19(1) घ के तहत, तो क्या इस आजादी के ऊपर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा लिखिए आर्टिकल 31 क, ख, ग में 31 ग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या विचारधारा दी थी, आर्टिकल 31 ग और 19 के बीच में क्या संबंध है, आप उसे बताइए। ये आपके सामने हमने प्रश्न रखे, और प्रश्न रखने के साथ में आपको हमने बताने की कोशिश की कि 31 आर्टिकल 19 में क्या क्या बातें हैं। थोड़ी सी बातें हैं, ज्यादा बातें नहीं है,
यदि जब भी क्लास रहेंगी तो उसमें हम बहुत सारी बातों को और ऐड करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।